Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to discussion class of test number 2 from first year biology. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 है. इससे आज जो टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. द अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल बॉडी इज डैश देन मेमिलियन बॉडी. अच्छा, क्वेश्चन में इस वक्त सेल नहीं पूछा. ये पॉइंट आपको क्लियर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपकी बुक में एक टेबल है चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे. वो टेबल असल में कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल है. और इस वक्त क्वेश्चन में मैंने सेल नहीं पूछा, बॉडी पूछा है. तो याद कर लें कि बैक्टीरिया का जो एक सेल है वो उसकी पूरी बॉडी भी है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास ये यूनिसेलुलर है. और जो मेमिलियन बॉडी है वो एक बॉडी को आप, एक सेल को आप एक बॉडी नहीं कह सकते. मेमिलियन जो है उसका एक सेल वो यूकेरियोटिक एक सेल होता है, और जो उसकी कंप्लीट बॉडी है वो तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है. तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे ये कंपैरिजन बिटवीन टू बॉडीज है. अच्छा, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर आप देखें तो डैश जो यहाँ पे है इसमें मोर, लेस, इक्वल और वेरिएबल. आप इस बात को जहन में बिठा दें, अगर ये क्वेश्चन सेल के कंपैरिजन में होता तो फिर बैक्टीरियल सेल में डीएनए की अमाउंट 1% है और मेमिलियन सेल में डीएनए की अमाउंट 0.25% है. तो फिर तो लेस ठीक था, बट फिर तो मोर ठीक था. बैक्टीरिया की बॉडी में डीएनए ज्यादा है बैक्टीरिया के सेल में एज कंपेयर टू मेमिलियन सेल. बट इस वक्त चूंकि पूरी बॉडी पूछा है तो आप देखिए बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर क्रिएचर है, और जो हमारे पास मेमिलियन बॉडी है वो एक बहुत बड़ी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इसमें. तो इसलिए उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा. तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है. मेमिलियन बॉडी में ज्यादा है और बैक्टीरियल बॉडी में क्या है, ये कम है. तो बैक्टीरियल बॉडी में लेस होगा डीएनए, और अगर सेल के बारे में पूछे तो फिर बैक्टीरिया में ज्यादा और मेमिलियन में कम. तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 2. द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन अ यूकेरियोटिक सेल इज. देखिए, मोस्ट अबंडेंट तो वाटर होता है, बट इस वक्त चूंकि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पूछा है, वाटर की परसेंटेज 70% है, बट वो तो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है. और अगर आप प्रोटीन देखें तो वो 15% है, बाकी सारे इससे कम है. तो प्रोटीन इस वक्त इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. एबंडेंट के पॉइंट के लिए आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है. मोस्ट एबंडेंट ये वाटर होगा. मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक इन अ सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, तो ये इसमें आपके पास प्रोटीन होगा. मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट होगा. कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ये सेलुलोज होगा इस वक्त. तो ऑप्शन बी इस वक्त हमारे पास प्रोटीन ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इस वक्त हमारे पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इंक्रीज बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. देखें, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दें, चूंकि दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान वो बॉन्ड होगा, जब आप उस बॉन्ड को हटाएंगे तो इसमें कौन सा पॉइंट इंक्रीज होगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, या दोनों इंक्रीज होंगे, या दोनों डिक्रीज होंगे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ डिक्रीज. याद रखिए, बोथ विल बी डिक्रीजेस, मच डिक्रीजेस. उसका रीजन है बहुत ज्यादा डिक्रीज होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके दरमियान में ये कोहेसिव फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो यहां पे हमारे पास इस वक्त बोथ डिक्रीज का ऑप्शन ठीक होगा. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. द मोस्ट सिंपलेस्ट अल्डिहाइड इज. ऑप्शंस देखिए, ग्लाइसरल्डिहाइड, डीएचए. डीएचए मीन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या ग्लाइसरोल. अगर मोस्ट सिंपलेस्ट अल्डिहाइड पूछा है जिस तरह इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मल्डिहाइड. और अगर मोस्ट सिंपलेस्ट अल्डिहाइड इन कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो इस वक्त ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी अ ग्लाइसरल्डिहाइड. ग्लाइसरल्डिहाइड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसका, और DHA डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. ये सिंपलेस्ट
कीटोन हमारे पास होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन अ पेंटोज आर। पेंटोज यहां पे क्या है? अच्छा, स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि पेंटा स्टैंड फॉर 5 और ऑप्शन में भी 5 है, तो कुछ स्टूडेंट ने 5 पे टिक किया होगा। बट याद रखिए, मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताऊं, अगर वर्ड के आखिर में ओज आ जाए तो ये यूनिट्स के लिए नहीं होता, ये कार्बन के लिए होता है। अगर आखिर में ओज आ जाए तो ये यूनिट के लिए नहीं बल्कि नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं ये। तो पेंटोज लिखा है तो 5 कार्बन होंगे, और मोनोसैकेराइड चूंकि एक ही यूनिट होता है, तो इस वक्त आपके पास पेंटोज 5 कार्बन है बल्कि 5 यूनिट नहीं है। तो 5 कार्बन एक ही यूनिट में है, यह हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, द करेक्ट नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स इन अ पेंटापेप्टाइड चेन आर। एक पेंटापेप्टाइड चेन में हमारे पास एमाइनो एसिड्स कितने होंगे? आपको पता है कि मोनोपेप्टाइड एक बॉन्ड होता है, तो इसमें हमारे पास 2 एमाइनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है। अच्छा, जिस तरह ये 2 एमाइनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड होगा, तो इस तरह पेंटापेप्टाइड मींस 5 बॉन्ड है, नॉट एमाइनो एसिड्स। ये पेंटा स्टैंड फॉर 5, तो पेंटापेप्टाइड ये 5 बॉन्ड्स हैं। तो 5 बॉन्ड्स कितने एमाइनो एसिड्स के दरमियान होंगे? ऑप्शंस हमारे पास है ऑप्शन बी 6 इज करेक्ट ऑप्शन। पेंटापेप्टाइड 5 पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसमें एमाइनो एसिड यहां इस चेन में कितने होंगे? 6 एमाइनो एसिड होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए जरा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंटेन 60 एमाइनो एसिड्स। What will be the number of peptide bonds? देखें, 4 चेन हैं और टोटल एमाइनो एसिड 60 है। तो आप जनरली अगर 60 को 4 पे डिवाइड करें तो 15, या किसी भी तरीके से आपके पास अगर 60 अमाइनो एसिड है वो 4 चेन में अरेंज है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ शॉर्टकट, उसको अप्लाई करना है आपने। फार्मूला ये है, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एमाइनो एसिड माइनस नंबर ऑफ चेन्स। सपोज करें कि 10 एमाइनो एसिड है एक चेन में, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड 9 होंगे। ये -1 क्यों करते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 2 एमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड एक होता है। तो इस वक्त 60 एमाइनो एसिड है और 4 चेन्स हैं, तो 60 से 4 माइनस करेंगे। ऑप्शन सी 56 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसमें वेलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटेमिक और ग्लूटेमिक इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, बोथ फॉर सिकल सेल, नन ऑफ दीज। देखें, 574 एमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन में टोटल, उसके बीटा चेन में ग्लूटेमिक एसिड पड़ा होता है। उस ग्लूटेमिक एसिड की जगह अगर वेलिन आ जाए, ये क्यों आता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसकी जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो इस वक्त ग्लूटेमिक एसिड निकलता है और वेलिन आ जाता है उसकी जगह, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है सिकल हीमोग्लोबिन में। नंबर 9, कॉइलिंग ऑफ पेप्टाइड चेन विद ईच अदर मेक विच शेप, कौन सा शेप बनाता है ये? 2 बातें याद रखें, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो इससे फाइब्रस बनेगा, और जब एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल करेंगे तो ये ग्लोबुलर शेप बनाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10, मोर कार्बन इन अ फैटी एसिड हाईएस्ट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। जितने कार्बन नंबर ज्यादा होंगे एक फैटी एसिड में, उतना इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आपसे पूछ रहे हैं गिवन ऑप्शन में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? अब ज्यादातर स्टूडेंट ने ओलिक एसिड पे टिक किया होगा क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। बट याद कर लें, ओलिक एसिड ऑलरेडी अनसैचुरेटेड है, वो लिक्विड के फॉर्म में है, ऑयल के फॉर्म में है, इसलिए ओलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं। तो ओलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं है तो नेक्स्ट नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये पल्मेटिक एसिड होगा जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नंबर 11,
द फंक्शनल ग्रुप इन अ स्टीराइड इज CH2OH. दिस एक्ट एज, देखिए स्टीराइड आपको पता है जो चार रिंग होते हैं जिसमें टोटल 17 कार्बन है। अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर एक स्टीराइड से दूसरे स्टीराइड ये डिफरेंट कैसे होते हैं? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। इस वक्त एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो CH2OH है। ये फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होगा तो वो स्टीराइड बन जाता है एल्डोस्टीरान। और एल्डोस्टीरान जो है ये क्या करता है? अब आपको पता है कि एल्डोस्टीरान का फंक्शन क्या है, तो ये ब्लड में सोडियम आयन की रेगुलेशन करता है। अगर सिंपली आपको ये याद है कि CH2OH ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डोस्टीरान का है। तो फिर आप इसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सोडियम आयन रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, ज़ेंथोफिल इज अ टाइप ऑफ केराटिनाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर। केराटिनाइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ज़ेंथोफिल और केराटिन। इसका शॉर्टकट फार्मूला मैं बता चुका हूँ। टोटल जो केराटिनाइड है वो 4 डिफरेंट कलर्स के लिए है। अब आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है याद करने के लिए, X फॉर ज़ेंथोफिल, Y फॉर येलो। तो ज़ेंथोफिल कौन से कलर के लिए है? ऑप्शन ए येलो कलर के लिए। जो बाकी 3 रह गए हैं वो केराटिनाइड। केराटिनाइड उसके लिए फार्मूला याद कर ले, ब्रो, BRO, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। तो ओवरऑल केराटिनाइड जो है ये 4 कलर्स के लिए है, इसमें ज़ेंथोफिल येलो कलर के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, NAD एंड FAD आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या कोएंजाइम। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, इसमें ट्रिक नहीं है बल्कि ये आपको याद करने इस चीज़ को। देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड और वाइटामिन ये जब कंबाइन होते हैं तब कोएंजाइम बनता है। NAD ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड का डिराइवेटिव है, डाइन्यूक्लियोटाइड नहीं है, डाइन्यूक्लियोटाइड का डिराइवेटिव है क्योंकि निकोटेनिक एसिड है इसमें और FAD में फ्लेविन है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड तो ये है एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बट इसके साथ चूंकि वाइटामिन कंबाइन हो गए हैं इसलिए इस वक्त ये हमारे पास क्या है? कोएंजाइम इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में कोएंजाइम ना हो तो फिर डिराइवेटिव ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड ये फिर ठीक ऑप्शन होगा। नंबर 14, कंसिडर देयर आर ओनली एडेनिन एंड यूरासेल इन अ मैसेंजर RNA, what will be the total numbers of genetic codes? इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि Y जेनेटिक कोड्स आर 64, तो फिर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जेनेटिक कोड 64 क्यों है? देखिए हमारे पास बेसिस कितने हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासेल, ये 4 बेसिस हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिख ले 4। ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है? नंबर ऑफ बेसिस, जो गिवन नंबर ऑफ बेसिस है। अब इसका पावर आपने लेना है n। वो n क्या है? वो नंबर ऑफ बेसिस इन अ कोड है। तो आपको पता है कि एक कोड में 3 बेसिस होते हैं। 4 के ऊपर अगर आप पावर 3 ले तो इससे बन जाता है 64, इसलिए टोटल जेनेटिक कोड 64 है। इस वक्त क्वेश्चन में आपको बेसिस 2 दिए हैं, एडेनिन और यूरासेल के। इसका आप कंसिडर करें कि सिर्फ 2 बेसिस है। जब 2 बेसिस है तो 2 के ऊपर आप पावर ले 3, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द वन विच इज केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। बहुत आसान है। राइबोसोम जो है वो RNA प्लस प्रोटीन है, क्रोमोसोम DNA प्लस प्रोटीन है। तो ऑप्शन A एंड B, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, बहुत A एंड B। नंबर 16, व्हेन मोनोमर्स कंबाइन and form large complex molecules by the process of condensation they will, क्या होगा इसमें? क्या इस केस में वाटर रिलीज होगा, वाटर यूज होगा या एनर्जी यूज होगी? देखिए जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं कंडेंसेशन होती है तो इसमें बॉन्ड बनता है। तो जब बॉन्ड इसमें बनेगा तो इस वक्त एनर्जी यूज हो जाएगी या आप कह सकते हैं स्टोर होगी। और हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो कंडेंसेशन में वाटर रिलीज होता है, इसलिए बोथ A एंड C का ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑल ब्रेकडाउन रिएक्शन आर हाइड्रोलिसिस, ऑल हाइड्रोलिसिस मस्ट बी ब्रेकडाउन रिएक्शन, ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन रिलीज वाटर। देखिए इनकरेक्ट ढूंढना है। कंडेंसेशन में अभी हमने कहा वाटर रिलीज होता है, इसको तो हटा दे, ये ठीक है।
ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, तो ब्रेकडाउन जो वाटर से होगी वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। ऑल हाइड्रोलिसिस मस्ट बी ब्रेकडाउन रिएक्शन, ऑल हाइड्रोलिसिस मस्ट बी ब्रेकडाउन रिएक्शन, ये भी गलत है क्योंकि हर एक ब्रेकडाउन को आप हाइड्रोलिसिस नहीं कह सकते, सिर्फ उस ब्रेकडाउन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं जो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है, और ऑल ब्रेकडाउन रिएक्शन आर हाइड्रोलिसिस, ये गलत है। ऑल ब्रेकडाउन रिएक्शंस आर हाइड्रोलिसिस, यानी जो भी ब्रेकडाउन रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस होगा। ये गलत इसलिए है क्योंकि ब्रेकडाउन विदाउट वाटर भी तो हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए, ऑल हाइड्रोलिसिस मस्ट बी ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस तो विद द हेल्प ऑफ वाटर ब्रेकडाउन को कहते हैं ना, तो जितने भी हाइड्रोलिसिस है उसमें ज़रूरी ब्रेकडाउन तो होगी, इसलिए इसमें नियरेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है हमारे पास, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट याद रखें, ऑल हाइड्रोलिसिस मस्ट बी ब्रेकडाउन बट ऑल ब्रेकडाउन आर नॉट हाइड्रोलिसिस, ओनली दोज ब्रेकडाउन आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस which occur with the help of water. अच्छा जी, look at question number 18. Cohesive force between molecules of water is due to the presence of dash bond in them. Cohesive force is attraction between two water molecule. तो attraction between two water molecules ये किस वजह से होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। आप एक बात याद कर लें कि बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर ये कोवेलेंट होगा, एंड बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये क्या होगा हमारे पास? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नंबर 19, द टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट कंटेन एनी फैटी एसिड। एसाइल ग्लाइसराइल की बेस्ट एग्जांपल ट्राइग्लाइसराइड है, उसमें 3 फैटी एसिड है। फास्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड है। वैक्सीज में भी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। सो करेक्ट ऑप्शन रह गया स्टीराइड। अच्छा, इस वक्त टिक तो वैक्सीज पे लगा है, बट करेक्ट ऑप्शन इसमें स्टीराइड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टीराइड 4 फ्यूज रिंग से बना हुआ है। नंबर 20, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ डैश मेक टर्पिनाइड। मतलब यह कि टर्पिनाइड का यूनिट क्या है, किस चीज से बना है? तो फैटी एसिड तो उसमें होते नहीं है। कैराटीन और टर्पीन असल में इसकी एग्जाम्पल है। कुछ स्टूडेंट ने ऑल ऑफ देम पे टिक किया होगा, बट कैराटीन और टर्पीन इसकी एग्जाम्पल है। आइसोप्रीन इसका यूनिट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, आइसोप्रीन इज अ करेक्ट ऑप्शन।